कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने की इस खास कड़ी के अंदर आप सब नाजरीन दर्शकों का एक बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं हम। मैं हूं आपका मेजबान सैमसन डेविड। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि आप बोलते आईने के YouTube चैनल को इसी वक्त आप सब्सक्राइब इसलिए कर दें क्योंकि आपको जिस तरीके से मालूम है कि हर शुक्रवार के दिन, जुम्मे के दिन 7 बजे एक ऐसी हस्ती से मिलाते हैं जो म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चर वैल्यूज और हमारी मुश्तरका तहजीब जो है, गंगा जमुना जमनी तहजीब जो है, इन तमाम को मिला के हम एक हसीन प्रोग्राम हमेशा। तो इस रिक्वेस्ट के बाद मैं अब आपको बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि आज की विभूति म्यूजिक के डोमेन से हैं, और वो म्यूजिक भी जिस तरीके से मालूम है कि म्यूजिक में हमारा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, उसके अंदर परकशन आता है, नॉन परकशन आता है। नॉन परकशन में भी अलग अलग क्षेत्र हैं, और इसमें एक बड़ा नाम जो आता है एक ऐसे का जो कि वर्ल्ड ओवर बहुत पॉपुलर है और जिसकी कमी के कारण कोई भी चीज पूरी नहीं हो सकती, चाहे वो आपका ऑर्केस्ट्रल सिम्फनी का म्यूजिक है, चाहे फोक म्यूजिक है, चाहे क्लासिकल म्यूजिक है, चाहे सेमी क्लासिकल म्यूजिक है, कभी नहीं पूरी हो सकती। और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वायलिन। बेशक वायलिन जो है ये हमारे पश्चिमी देशों की इजाद से हुआ, जिस तरीके से अभी हम अपने खास मेहमान से पूछने वाले टिप्पणी लेंगे और रोशनी डालेंगे। और अब हिंदुस्तान में इसका इतना बोलबाला है कि हिंदुस्तान में कर्नाटक पद्धति है, और दूसरी हमारी जो उत्तरी भारत की जो है, नॉर्दर्न जो हमारा म्यूजिक सिस्टम है उसमें। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की इस विशेष और बड़ी मशहूर जानी मानी शख्सियत, आपका नाम है डॉक्टर संतोष नाहर जी। डॉक्टर संतोष नाहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलते आने के इस कार्यक्रम के अंदर। आप बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। नमस्कार आपको हम तमाम बोलते आने के जितने भी हमारे नाजरीन है की तरफ से। आप एक टॉप ग्रेड आर्टिस्ट है ऑल इंडिया रेडियो के, ऑल इंडिया रेडियो पे अभी कार्यरत हैं आप, और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बहुत ही विख्यात आपका नाम है। और आपकी पैदाइश जो है एक प्रतिष्ठित ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली में हुई, जिसे बोलते हैं भागलपुर मिश्रा घराना। आपके सबसे पहले जो उस्ताद रहे वो आपके पिताजी रहे, गुरु फादर लेट प्रोफेसर पीपी मिश्रा दासपिया, जो कि एक बड़े रिनाउंड म्यूजिशियन रहे, वोकलिस्ट रहे, एक्स डायरेक्टर आप रहे इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक पटना यूनिवर्सिटी में, बिहार में। और उसके बाद आपने सीखा पंडित केदारनाथ मिश्र जी से, पंडित आर.एन. मिश्र जी से, और बाद में तो सिलसिला ऐसा बना कि अभी आपके जितने ब्रदर्स हैं वो इतने वो विख्यात हैं, खासकर उनमें पंडित संगीत नाहर जी, डॉक्टर साहित्य नाहर जी जो आजकल वाइस चांसलर हैं। इन सब लोगों से आपके पास गुण आए, और आप इतने एक चोटिल या इतने बड़े ऊंचे आप एक कलाकार बन गए हैं कि पूरे विश्व में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आपका नाम है। फॉरेन कंट्रीज में आपने काफी बजाया है, और शिक्षा भी दे रहे हैं, आपके कई शिष्य भी हैं, कई एजाजात से आपको जो नवाजा गया है। इन तमाम बातों पे हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन सबसे पहला मेरा प्रश्न जो तमाम बोलते आने के नाजरीन की तरफ से यह है कि डॉक्टर संतोष नाहर तकरीबन 37 साल से तो मैं ही देख रहा हूं आपको, ये तकरीबन 37-38 साल का या उससे भी ज्यादा हो सकता है। आप बताएंगे कि ये सफर जो है, संक्षिप्त में आप हमको बताइए कि छोटा तो सफर नहीं है, बहुत ही बड़ा सफर है। थोड़ा सा मुख्तसर में बताइए कि कैसे हुआ और अब तक की क्या कैसे हुआ ये सब।
सबसे पहले बोलते आईने के जितने हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको मेरा प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। और मैं इसके लिए अपने बड़े भाई डॉक्टर सैमसन डेविड साहब को धन्यवाद देता हूं कि इस माहौल में कि जो घर से कम निकलो, घर में ही रहो, उसके लिए दर्शकों के लिए एक जो नई जानकारी लेकर आए हैं, ये फ्यूचर में एक रिसर्च वर्क का भी काम करेगा। क्या बात? एक व्यक्ति अगर कहीं जाता है, किसी विषय पर बात करने जाता है, उससे लंबा घूमना पड़ेगा। आपने तो मुट्ठी में दुनिया दे दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो जहाँ मच। तक संगीत सफर की बात है, जी मुझे याद है कि बचपन में जब आँख खुला तो घर में संगीत का माहौल देखे, जी पिताजी, चाचा जी, बड़े भाई, एक संयुक्त परिवार जो भारत की परंपरा रही है, जी जी जी। जो आजकल देखने को नहीं मिलती है। हम्म, उस संयुक्त परिवार की देन रही कि हम आँख खुला, कान खुला तो संगीत धीरे धीरे ग्रहण होता गया और मैं अपने पिताजी से, भाइयों से संगीत सीखता गया। सबसे पहले संगीत में कहा गया है कि गायन, वादन, नृत्य, यानी मुझे गायन की शिक्षा मिली। अच्छा। गायन के साथ साथ तबला, क्योंकि लय भी जीवन में आना जरूरी है। हम्म, जब ये दोनों हुआ तो उसके रुचि के हिसाब से मैंने बचपन में एक बार पंडित बीजी जोग साहब का वायलिन सुना। क्या बात है। सुनने के बाद मुझे लगा कि ये मैं वायलिन सीखूंगा, मुझे वायलिन सीखना है। हाँ, पिताजी की भी इच्छा थी कि घर में तीनों बच्चों को कुछ अलग अलग विधा सिखाई जाए जी। और वो डॉक्टर बीसी राय के शिष्य थे, अच्छा। प्रथम मुख्यमंत्री जो। और क्योंकि उनकी परंपरा भागलपुर से जुड़ी हुई थी, उनके परिवार की परंपरा। जी। मैं बता दूं, भागलपुर में जो हमारा घर है, उस घर के ठीक सामने हिमांशु राय का घर, अरे बॉम्बे वाह। टाकीज के। हाँ और हमारे पास वो फोटोग्राफ्स हैं कि हाँ। हमारे पिताजी के जो सबसे बड़े भाई हैं, वो देवका रानी को गाना सिखा रहे हैं, अरे बलबंद भट्ट तबला बजा रहे हैं, अशोक कुमार बगल में बैठे हैं। लो तो जी लो। हिमांशु राय की वो मित्रवत। बड़ी और विरासत, बहुत बंधन बड़ी पूंजी। कंगन, बंधन कंगन अछूत कन्या में जो संगीत है, वो अच्छा। हमारे बड़े चाचा ने दिया। अरे वाह वाह पर वाह। पर ये था कि नहीं, फिल्मी दुनिया का जो पुरानी सोच होती है उस जमाने में, 1940, 45, 50 के दशकों के बीच में, कि नहीं फिल्मी का माहौल नहीं है, वापस घर बुला लो, बॉम्बे से घर बुला लिया गया। बंधन में तो हमारे पिताजी से ठीक बड़े भाई पंडित केदारनाथ मिश्र ने तो थोड़ी सी एक्टिंग भी की है, ओ पर वो वापस बुला लिया गया उनको कि नहीं, शास्त्रीय संगीत करो, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, धरोहर है। जी तो वो लिंक टूट गया। पर हिमांशु राय के खास एक उनकी कलीग थी छाया देवी, को वो भागलपुर से कलकत्ता जाके गाना सिखाने जाते थे। अच्छा। तो हमारे घर में बॉलीवुड का भी शुरू से प्रभाव रहा। अरे वाह वाह। पर हम जब गीत सीखने लगे तो हमारे पिताजी ने, क्योंकि डॉक्टर बीसी राय का ये कहना था कि बच्चों को संगीत के साथ एजुकेशन बहुत जरूरी है, ये फ्यूचर में बहुत काम करेगा। जैसा आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारे हमसे ठीक बड़े भाई डॉक्टर साहित्य नाहर वाइस चांसलर है राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय के। तो ये उस मुकाम तक पहुंचने का, या मैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ आकाशवाणी में, वहां पहुंचने के पीछे संगीत के साथ साथ जो एजुकेशन है उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो पिताजी ने हम लोगों को एजुकेशन भी दिया, संगीत की शिक्षा भी दी, और साथ में नामकरण भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। बड़े लड़के का नाम संगीत नाहर रखा, अच्छा। उसके बाद साहित्य रखा। और जिस घर में संगीत साहित्य आ जाता है तो संतोष की जरूरत होती है, क्योंकि संगीत साहित्य जब आ गया, आर्ट एंड कल्चर, तो फिर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। तो वो सेटिस्फेक्शन यानी बहुत बड़ी संतोष बात में कह है। दी आपने। और मैं संगीत सीखता गया, एजुकेशन करता गया। और हमारे साथ ये कहा जाए कि जीवन में दो प्रकार की संगीत की धाराएं चली। एक प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ, जब मैं आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मुझे मिला, कॉलेज के माध्यम से एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में, जहां आप खुद एक कल्चरल सीनियर कल्चरल डायरेक्टर रहे। और मुझे लगता है कि जो 60-62 में पहली बार एक युवा महोत्सव हुआ, वो परंपरा टूट गई, जिसको आपने 1984, 1984, 85 से जो एक मशाल जलाया, जैसे आज अभी ओलंपिक चल रहा है और इसमें एक मशाल जलता है और ये ओलंपिक के बाद बंद हो जाता है, पर आपने जो मशाल चलाया और उस प्रतियोगिता, नेशनल यूथ फेस्टिवल, जोनल यूथ फेस्टिवल के माध्यम से, मुझे लगता है कि संस्थाएं बहुत हैं, पर उन संस्थाओं में एक आप जैसे सोच का व्यक्ति, मुझे लगता है कि आर्ट एंड कल्चर के
क्षेत्र में ड्रामा, पेंटिंग, म्यूजिक, जितनी प्रतिभाएं आपने तराशा, तो आपने उनको नॉक किया नहीं, आप अपनी टीम भेजिए करके उसी तराशने में मैं भी उसी में से एक युवा निकला, क्योंकि एक क्लासिकल म्यूजिक का जो हमारी घराना है, परंपरा, पर आपने हमें नहीं, हमारे पेंटर हैं श्री सुबोध गुप्ता जी, वो भी आप हम ही लोग के साथ आप ही के प्लेटफॉर्म पे ऐसा है डॉक्टर संतोष नाहर जी, इस बात को तो बड़े विस्तार से अभी मैं करने ही वाला हूँ डिस्कशन आगे चल के, क्योंकि ये सारे नाम जो हैं ये एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं, और आपकी मेमोरी इतनी शार्प है, एक बार बोलने पे आएंगे सारे कार्यक्रम उसी पे लग जाए। आप इतनी याद रखते हैं अपने दोस्तों को और तमाम जितनी कम्युनिटी थी आपके साथ संगीत की, बहुत याद रखते हैं। हमारा जो आज का शो है वो सारे दर्शकों को लेके इस वक्त चलेगा बोलते आने में, और उसपे आपका जो वायलिन वादन है उसको हमने आज इसलिए सुनना है कि जिसपे करीबन 40 साल की मेहनत है, और 40 साल की मेहनत को आप चंद लम्हात के अंदर आप पेश कर रहे हैं इस वक्त। तो सबसे पहले हमारी गुजारिश होगी, बहुत ही अच्छा शाम का वक्त है, खूबसूरत हवा चल रही है, बड़ा अच्छा मौसम है, इस पे अगर हम क्लासिकल कोई बंदिश की रिक्वेस्ट करें, मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है कि शायद यमन कल्याण से बेटर कोई अभी नहीं लग रही है। आप प्लीज हमारी सबसे हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आप सुंदर अपना वायलिन का थोड़ा सा टुकड़ा बजा के दिखाइए यमन। मैं आपके समक्ष राग यमन बजाने जा रहा हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बंदिश है जी, वो मध्यलय एक ताल की है। पहले मैं थोड़ा सा राग स्वरूप आपको दिखा दूँ। ठीक है। वाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह।
ये बंदिश है। जी। जीन छुबो लंगर बाजिन छु कर की कलाई मुड़ने जाते कर की कलाई मुड़ने जात ननद डर जेठानी डरे जी मुरी 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 डरे वाह 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 वाह, डरे क्या वाह बात, क्या बात। कर की कलाई आहा, क्या बात। संग की सहेली सब देख मोहि मुस्कुराती गई सड़क कदम पे हारी सड़क कदम पे हारी आहा, क्या बात। डॉक्टर संतोष नाहर, ये जो आपने क्लासिकल बंदिश अभी राग यमन कल्याण में दी, इसको सुनने के बाद नेचुरली मेरे जहन में एक ऐसा प्रश्न आ रहा है जो आप उसका प्लीज जवाब दीजिएगा कि इस वादन के अंदर मैंने एक गायकी पक्ष देखा, गायकी के साथ आपका तंत्र का भी देखा, इन दोनों का सिस्टमेटिक बढ़त और आलापचारी और जो विलंबित और द्रुत गत जो है दोनों को मिक्स करके बैलेंसिंग करना और उसी प्रेजेंटेशन को उसी तरीके से दिखाना जैसा आपका ऑडियंस चाह रहा है। तो ये गायकी का जो खासकर हम सुनते हैं अक्सर कलाकारों से कि गायकी पक्ष हम दे रहे हैं, आप इस पे प्लीज बताइए, क्योंकि आपका तो सुनाई देके पूरा पूरा नजर आ रहा है और आपने उसकी मिसाल भी दे दी। गायकी पक्ष जैसे तंत्र रंग में क्या होता है कि गायकी में जो एक सा एक लंबा सांस लेके जब स्वरों का प्रयोग करते हैं, वो तंत्र में खास करके सारंगी में छोटा बो है सा खत्म, फिर रिटर्न में सा, तो ब्रेक हो जाते हैं इंस्ट्रूमेंट में, पर हम लोग गायकी को फॉलो करते हैं। गिटार में क्या होता है, एक बार मिजराब मारे, मिजराब चलाया या सरोद में एक स्ट्रोक मारे, तो यानी गले की तरह गले के नजदीक पहुंचने के लिए हमें कई बार स्टॉप कई बार बो को चलाना पड़ता है, तब जाके सा तो स्पेस चाहिए आपको गायकी में। इसको बजाने में हमें 3-4 बार बो को अप डाउन करना पड़ा। अच्छा। एक सांस में गया, अब बो से तो। और गायकी सीखने से, गायकी या गाना सुनने से ये फायदा होता है कि कार्यक्रम 10 मिनट देना और कार्यक्रम 1 घंटा देना, तो हमारी कल्पनाशीलता जितनी मजबूत होगी, कल्पनाशीलता कि हम जब सारे गा मा पा धा नी सा इस 7 स्वरों को अपनी कल्पनाओं से जब डेवलप करते हैं, जैसे जिसको अभी आपने कहा कि क्रमानुसार बढ़त, बढ़त में भी हम जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो एक साथ पहली से छठी सीढ़ी पर नहीं जाते हैं, नहीं। सा नी रे सिस्टमैटिक बढ़त,
रे रे बड़ा गा मा रे गा रा रे क्या पा बात है। तो रे मतलब मा पहले प्राइमरी करी, फिर मिडिल करी, फिर आपने हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट। पीएचडी, फिर डीलेट। तो ये भी यही है। और गायकी सुनने से और सीखने से होता है कि कल्पनाशीलता बढ़ता है। अच्छा, हम राग को कल्पनाशील। कैसे बिल्डअप, कितना आप इसको सोच रहे हैं, दिमाग काम कर रहा हाँ, इसको रागों को बिल्डअप करने में आरोहात्मक चढ़ने के क्रम, अवरोहात्मक उतरने के क्रम, है, क्रमानुसार। क्रमानुसार, कि मने ऑड भी नहीं लगे। और गुरुओं ने तो ये भी सिखाया है हाँ, कि एक काम कर दिए तो उसको रिपीट मत करो, अच्छा। क्योंकि हमारे सामने जो श्रोता या दर्शक बैठे होते हैं हाँ, हाँ, उसमें कई प्रकार के दर्शक होते हैं। ठीक कह रहे एक हैं। प्योर लिसनर, एक थोड़ा सा है। तो गायन और तंत्र को जब मिलाया जाता है तो थोड़ा सा जो ऐसे लिसनर हैं जिनको थोड़ा सा चमत्कार चाहिए, उस चमत्कार के लिए जब हम अपने कार्यक्रम के समापन हम्म, प्रस्तुत करते हैं, इसमें मॉड्यूलेशन स्वरों का ज्यादा प्रेशर से हल्का, अच्छा, वाह 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 वाह, ये तंत्र हो गया, चमत्कारी चीज। अच्छा तो अच्छा, एक कॉम्पैक्ट आइटम ठीक। 40 मिनट का, 50 मिनट का, 1 घंटे का है। और ये तभी संभव है जब हम हमारी शिक्षा एक अच्छी परंपराओं से, इसके अलावा हम अच्छे कलाकारों को सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी घराना में सिमट के रह गए हैं। ठीक है। आज के दौर में संगीत एक बगीचे की तरह हो गया है कि हम बगीचे में गए, हर प्रकार के फूल हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे केवल गुलाब पसंद है, हर का आनंद लेना चाहिए, हर की अच्छी बातों को। क्योंकि संगीत में कहा गया है देखा सीख्या परख्या, देखना सीखना परखना। अच्छा, और आपने देखे होंगे संगीत जगत में एकदम जो गुरु की, जैसे एक फिल्म का उदाहरण दें, मोहम्मद अजीज साहब का उदय उस दौर में हुआ जब मोहम्मद रफी साहब थे। तो हम उनकी अगर नकल गाएंगे तो वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। और कलाकारों पर नहीं रहे। हमारे संगीत में देखिए, गायन वादन में एक पीढ़ी जब जाता है दूसरी पीढ़ी उसका स्थान लेता है। ये तभी संभव है जब एक अच्छे संस्कार, एक अच्छे परिवार, बहुत एक सही। अच्छे गुरु, एक अच्छे घराना से सीख के, और लोगों दुनिया से जो हमने संगीत को परखा है एक नई चीज। क्योंकि हम आप पे बोलते आईने के माध्यम से दर्शकों से कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं उनको नयापन चाहिए। इनोवेटिव। नयापन जब तक नहीं मिलेगा और मालूम है कि हम अपने संस्कारों को जीवित रखते हुए, हाँ, परंपराओं को रखते हुए, और एक नयापन अगर हम श्रोताओं के, दर्शकों के समझ देते हैं तो उनको लगता है कि ये असल में डॉक्टर संतोष, मुझे ऐसे ही याद आया कि एक बहुत बड़े लिटरेचर के एक राइटर हैं, टी.एस. एलियट साहब। टी.एस. एलियट, उनका एक बहुत ही खूबसूरत लेख आया था, एक नॉवल था, एक बुक थी, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट करके। उसमें यही बात बताई है कि आप जो ट्रेडिशंस हैं उनको तो रखिए ही, लेकिन इंडिविजुअलिटी आपकी उस पर भी डालिए, और दोनों को मिला के जो पुराना और नया, इनोवेशन के साथ, नई नई बातों के साथ, पुरातन और नवीन दोनों को मिला के ही बात बनेगी। ये नहीं कि आप एक ही जगह फिक्स हो गए, यही बात आप कह रहे हैं। तो ये बहुत इन टोटलिटी हमें, और हर बागीचे से हमको खुशबू लेनी है कि भाई उस बागीचे, उस घराने की ये खुशबू, उस घराने की ये खुशबू। और घराना क्या होता है? जो घर की बात होती है, जो आपको तकरीबन 7 या 8 पीढ़ी से लगातार फैमिली ट्री से मिलता आ रहा है, उसको मेंटेन कर रहे हैं, वो घराना है। तो उसकी विशेषताएं, सलाहियत होती है हर घराने की। हर एक से आप लीजिए, आप अच्छी अच्छी खुशबू, और उसको एक परफ्यूम बनाइए, इत्र ऐसा बनाइए कि हर खुशबू गुलाब की भी, चमेली की भी, चंपा की भी, जूही की। तो ये अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये तो हमारी बातें चलती रहेंगी, थोड़ा म्यूजिकल शो भी, क्योंकि दोनों को बैलेंस करके सिस्टमेटिक से चलेंगे, जैसे सिस्टमेटिकली आप बता रहे हैं। एक मैंने
एक फंक्शन हो रहा था दिल्ली में, उसमें बैठा हुआ था और आपसे लोग बड़ी फरमाइश कर रहे थे कि आप एक दादरा या कजरी कह लीजिए, उस पे बरसन लागी सावन बुंदियारा रे, जिसको बहुत लोगों ने गाया और गुलाम अली साहब ने तो उसको बड़ा ही एक मशहूर कर दिया, बहुत पॉपुलर बन गया। उसको चीज को सुनाइएगा प्लीज, क्योंकि वायलिन पे बड़ी मजेदार बजती है और आप उसको बहुत बेहतरीन बजाते हैं। आपने सही कहा कि त्रिवेणी में आपने बजाया था, ठीक। हाँ, और लोग कह रहे थे कि बार बार यही मुकर्रर कीजिए। हाँ, क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। हाँ 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 हाँ, ये बात। हाँ 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 हाँ, क्या बात। वाह 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 वाह। जी, ये बात है। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। वाह, मतलब मींड का जो काम आप दिखाते हैं और उस पे रिक्वेस्ट करना बार बार किसी से, हाँ, वो आप बड़ा क्या, आय हाय आय हाय, तो ये आप जो दिखाते हैं वो बड़ा मजेदार है। अच्छा डॉक्टर संतोष, आगाज जब करा था हमने इंटरव्यू का, तो आपको बीच में मैंने कहा था कि इसको हम थोड़ा और विस्तार में एक बात को सुनेंगे। मैं याद कर रहा हूँ एक बहुत बड़ी बात जो अपने दर्शकों को इसलिए बताऊंगा क्योंकि वो आपसे भी जुड़ी हुई है और सब दर्शक भी उसका मजा इसलिए लेंगे, क्योंकि जो आपने कहा कि जो यूथ फेस्टिवल होते हैं, ये हमारे जितने यूथ होते हैं तकरीबन 18 साल के बाद 19 साल 20 साल तक जो हमारे कॉलेज सिस्टम से निकलते हैं उनके फेस्टिवल्स होते हैं। तो पहले तो यूनिवर्सिटीज इंटर कॉलेज फेस्टिवल कराती है, फिर यूनिवर्सिटी की टीम बनाती है, फिर जोनल में भेजती है, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। मैं आपसे एक बताना चाहूंगा, दो बातें इस वक्त। पहली बात तो यह है कि आप पहले क्रम में जो 1985, 1986, 1987 और 1988 में 4 बार के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैं अपने तमाम नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि पहला ही फेस्टिवल में जब 1985 में जिसको इंटरनेशनल फेस्टिवल बना दिया गया था, नॉन अलाइंड मूवमेंट यूथ फेस्टिवल, NAMYFEST, मतलब नेमी फेस्ट, ये इसका जो मुनक्किद किया गया था 6 नवंबर से 10 नवंबर 1985 में, जब इंटरनेशनल यूथ ईयर था, अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव था, और हिंदुस्तान इसकी चेयरिंग कर रहा था, नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज की, और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी उस वक्त इसके चेयरमैन थे नैम कंट्रीज के। और ये फेस्टिवल ऐसा हुआ कि इस पे 2000 पार्टिसिपेंट्स आए,
उस पे हमारे 33 कंट्रीज, नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम कंट्रीज के भी थे, बड़े बड़े आउटस्टैंडिंग कलाकार। उस सारी भीड़ में घुस जाना, और उसमें म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, करीबन 22 इवेंट थी। उस पे आप आगे भाग के, जैसे ओलंपिक में हम देख रहे हैं हमारी जो अभी एक सिल्वर मेडलिस्ट जिन्होंने लिया, चानू जी, उन्होंने छीन लिया, आपने गोल्ड छीना 4 बारी। तो साधुवाद, बहुत बड़ी बात, मैंने एक बात बता दी। दूसरी बात, बल्कि एक बातें और बताऊंगा। पटना यूनिवर्सिटी का आप नेतृत्व कर रहे थे, और पटना यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी ऐसी पूरे देश के अंदर यूनिवर्सिटी थी, नंबर 1 थी सांस्कृतिक गतिविधियों में। आपके ऐसे ऐसे साथी थे जो आज बहुत बड़े बड़े नाम के कलाकार बने। और मुझे याद है कि आप कितने दुबले पतले छोटे से, मैंने 36 साल पहले आपको देखा। और दूसरी बड़ी बात मैं आपके साथ इस पर शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि इन फेस्टिवल से पहले 1952-53 में यही फेस्टिवल तालकटोरा गार्डन्स में होते थे दिल्ली में, जो बाद में 3 मूर्ति हाउस पे इकट्ठे होते थे सारे चुनिंदा कलाकार, जिनमें थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, जगजीत सिंह जी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ग्रुप सॉन्ग लेकर आते थे और अपने गजल में भी थे, और एक्टर अमजद खान जो गब्बर सिंह बने बाद में, यूनुस परवेज, कुमुद छुबानी डांसर, ये बड़े बड़े लोग थे इस पे, वो पार्टिसिपेट करते थे। ये थोड़े वक्त के लिए रुके, फिर रिवाइव हुए 1985 के, और फिर हमने करे। आपने सबसे पहले पार्टिसिपेट करा पटना यूनिवर्सिटी से हमारे जोनल फेस्टिवल में धनबाद में, ISM धनबाद यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, और 2 नवंबर से वहां पर 5 नवंबर तक हम सब इकट्ठे थे। और उसके बाद लगातार आप मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगा, आप बताइए कहाँ गए और कौन कौन सा पार्टी, और आपके कौन कौन से दोस्त थे? मुझे आज भी याद है, और मुझे लगता है कि ये स्मृतियां ता उम्र रहेगी साथ में। मैंने पहले भी ये जिक्र कहा कि समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, वो नजर, पारखी नजर की जरूरत है कि उस प्रतिभा को कैसे लिया जाए, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, चाहे अदर देन किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम। मुझे याद है कि इंडियन स्कूल ऑफ और पूरे ईस्ट जोन से मुझे 35-40 यूनिवर्सिटीज थी वहां मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। उसके बाद नॉन अलाइंड मूवमेंट में मैं दिल्ली आया, और एशियाड खत्म हुआ, उसके बाद खेल गांव में हम लोगों को ठहराया गया, और श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में वो प्रोग्राम था। और क्लासिकल म्यूजिक के जो इवेंट्स थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शंकरलाल ऑडिटोरियम में। और बताइए, उस प्रतिभा को तलाशने के लिए जिसके कन्वीनर पंडित देवव्रत चौधरी, उस समय के डीन, वो उसके लोकल आयोजक, मतलब कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि इंस्ट्रूमेंटल, वोकल और डांस का ये फेस्टिवल को रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले, यहाँ हो जज में बड़े उस्ताद अमजद अली खान साहब बैठे हैं, माने बड़े बड़े लोग, और उनके बीच में। और नाम फेस्टिवल में सबसे मुझे याद है कि उसमें एक ड्रॉ निकला था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 8 लोग किस क्रम से, किस सीरियल से जाएंगे। तो मेरा 7th नंबर आया था, जो फर्स्ट पर था, एक वीणा, वो हिचक रही थी कि हम नहीं जाएंगे, हम कोई हो, कौन चेंज करेगा। मैंने कहा कि लाओ मैं चला जाता हूँ फर्स्ट पर। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट पर मैंने कहा कि लाओ जाओ, क्योंकि मैंने पिताजी से ये सुना है, या उस्तादों से, या संगीत के बड़े बड़े लोगों से, कि अगर आपको 10 मिनट के लिए मंच मिला तो उस 10 मिनट के लिए तुम बादशाह हो मंच। क्या बात है। उसके बाद शिष्य हो। तो हमने कहा कि चलो पहले जाते हैं, और एजुकेशन में ये पढ़ा था, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और जैसे मैं बताऊं कि हम लोग भी आकाशवाणी में संगीत प्रतियोगिता करके प्रतिभा छूटते हैं, तो पहला कोई रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उस रिकॉर्डिंग को एक बेंचमार्क बनाते हैं, उससे बेटर ऊपर, उससे परफॉर्मेंस ठीक नहीं वो नीचे। तो मुझे लगा कि पहले जाके बजा दो, अगर गुरु की कृपा रही तो वो मेरे से का कंपेयर होगा। गुरु कृपा रही, प्रथम पुरस्कार मिला। उसके बाद जोनल में मणिपुर गए, फिर अमरावती यूनिवर्सिटी गए, फिर उसके बाद चिदम्बरम यूनिवर्सिटी, और चिदम्बरम यूनिवर्सिटी में भी ये आपका ही सबसे बड़ा देन है कि पहली बार केवल कर्नाटक म्यूजिक सुना करते थे आर कल्यारसन के साथ। तो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी था, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चिदम्बरम तमिलनाडु में। हाँ, अन्नामलाई जी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। हाँ, तो आर कल्यारसन के साथ मेरी जुगलबंदी आपने करवाई, और
वो जुगलबंदी इतना हिट रहा कि आपने फेस्टिवल ऑफ इंडिया 1987 में वो भारत सरकार, मैंने बिहाइंड द कर्टन आप थे। कर्टन भी इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप में पहला पारखी नजर हीरे के तो आप थे। तो उसके माध्यम से अब फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गए और वो कार्यक्रम हिट रहा। फिर यूथ फेस्टिवल में एक पार्टिसिपेंट की नजर से हटने के बाद आपने हम लोगों को, हमें नहीं, हम जैसे कई युवा प्रतिभाओं को जो 22, 24, 25, 26 साल के उस समय एज में हो गए थे, उनको एज ए गेस्ट आर्टिस्ट, एज ए शैली, जिस परंपरा में हम कभी प्रतियोगी प्रतिभागी बनकर जाते थे, अब वहाँ एक जज बन के गए। तो ये जो मेमोरी है ना, बहुत बड़ी मेमोरी है कि हम किसी के द्वारा सेलेक्ट किए गए और आज मेरे द्वारा कोई सेलेक्ट हो रहा है। जी, जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये तो बहुत अभी तो बातें हम करते ही रहेंगे। अभी मेरे ज़हन में ये आया कि आज एक म्यूजिकल इवनिंग भी है, तो इस पे हमने स्टार्ट करा क्लासिकल से, फिर सेमी क्लासिकल पे आ गए। अब मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपने तो हर चीज़ पे हाथ डाला है। फ़ोक में तो बहुत है आपका। फ़ोक में आप कई जगह रहे भी हैं, जैसे मान लीजिए पंजाब में, जलंधर में एक बड़ा लंबा टाइम बिताया आपने, और पंजाब में बहुत नाम है। उसके बाद राजस्थान में बड़ा नाम है। पूरे इन दो जगहों का छोटा-छोटा फ़ोक, आप पंजाबी फ़ोक पहले दिखाइए, फिर उसके बाद राजस्थानी, प्लीज़। अच्छा। क्या बात है। क्या बात है। वाह, 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 वाह! क्या बात है। क्या बात है। ये तो एक चीज मैंने, हर स्टेट की अपनी अलग कल्चर, अपना पहनावा, अपना संगीत, अपना स्वर, यानी भैरवी हाँ, हाँ। का हाँ, हाँ। जितना बाहुल्य पंजाब, क्या बात है। क्योंकि भैरवी को सदाबहार राग कहा गया है, और बिल्कुल है। सदाबहार मतलब कि जो बहुत खुशहाल है। पंजाब जहाँ 5 नदियां चलती है, तो यानी उससे खुशहाल प्रदेश कोई नहीं है। देखिए, आपने जो भैरवी का बोल दिया, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरी अपनी समझ जो है कि बहुत सारी रागें हैं, अनेक है, लेकिन आपने शुरू तो करा यमन से करा। यमन यानी शाम, और भैरवी सुबह ले गए। ये दो ऐसी बेसिक रागें हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इन दोनों का सुनना और बजाना, इनमें लुत्फ लेना, पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। एक सुबह की खुशहाली आप कह रहे हो पंजाब में ले गए, और वो भैरवी, और भैरवी का तो इतना यूज बॉलीवुड में, कितना शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, बहुत रोशन, बहुत यूज करा है। तो उस पर खैर हम बाद में आएंगे बॉलीवुड में। अब आप इसको मुकर्रर रखिए प्लीज। थोड़ा सा एक राजस्थान की चीज सुना दें राजस्थान का सुनाइए। हाँ, हाँ, हाँ। क्या बात है। क्या हाँ।
क्या बात है। वाह वाह वाह। केसरिया बाल में आवोटी पधारो। क्या बात, बहुत बहुत मजा आ रहा है। ये राजस्थान में सुर लगा, हाँ, इसी से मिलता जुलता स्वर बिहार में जिसको बोलते हैं हम पूर्वी। अच्छा पूर्वी। हाँ 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 हाँ। अरे 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 अरे, ये तो भोजपुरी। हाय हाय हाय। देखिए मींड का काम यहाँ पे देखिए, क्या बात है। ये बात, हाय हाय। देखिए इमोशंस, देखिए क्या इमोशंस। हाय है। लोग कहते हैं कि ब्रिलियंट, शास्त्रीय संगीत हमारा बहुत मजबूत संगीत हमका बहुत नहीं। मजबूत है। संगीत चला, जो हम्म। नियमों में बंध गया वो शास्त्रीय संगीत हुआ, और जो जनमानस के बीच में रहा वो लोक संगीत रहा। हाँ फोक, और फोक तो सबसे पुराना है। सबसे पहले तो पुराना फोक से ही स्टार्ट हुआ सब कुछ। और और उसको जब हम नियमों से बांधते गए, तो वो शास्त्रों में आ गया। रे दा 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 ना रा ना ना हो। अभी जौनपुरी है, सारे मा पा धा नि सा नि धा पा मा ग रे, दा हम्म, दा 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 रा दा 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 ना रा हो, ललना धीरे चलो जी हाँ, ललना। अब ये राग में आ गया, जौनपुरी है। ठीक। तो संगीत, मैं मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, संगीत कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कलाकार कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। वो तुल से चढ़े, चाहे तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़े, चाहे बहुत बड़े शिवलिंग पर चढ़े, पर तुलसी के पत्ते की तरह कलाकार और संगीत है। हर संगीत का अपना एक इम्पोर्टेंस, हर संगीत में रिसर्च करने का आपके पास स्कोप है। यानी संगीत है, और कैसे किस मिजाज से और किस इमोशन के साथ उसको आप अपनाते हैं, और जब हम अपनाएंगे अच्छे इमोशन से, तो हम अपने श्रोता दर्शकों को उसी इमोशन से प्रस्तुत करेंगे। बड़ी बात हो। अच्छा ये डॉक्टर संतोष, एक बात बताइए, हमने शुरू करा अपने प्रोग्राम को और उस पर बहुत सी यादें आपने बताई और बहुत कुछ चलता रहा। मैं ऐसी ज़हन में मेरे अभी ऐसी बैठा कि एक सवाल करूं कि हर आर्टिस्ट, बल्कि हर आदमी के जीवन में होता है, लेकिन आर्टिस्ट के जीवन में एक अजीब सा माहौल या एक ऐसा वक्त आता है जब वो टूट जाता है, जिसे कहते हैं स्ट्रगल। कोई ऐसी बात बताइए आपके जीवन में भी, शायद कोई ऐसे पल आए हों जब आपने उदास फील करा हो, स्ट्रगल सोचा हो कि अब क्या करें, डायलेमा में फंस गए हो, क्या करूं, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे प्लीज? ये इतना अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि मुझे लगता है कि हमारे 55 वर्ष की उम्र में जो मैं अपने आप के अपने दिल में समेट के रखा था, वो आपने पूछा। अच्छा। मैं अब खुद अपने बारे में बताता हूं, पर मैं अपनी बात नहीं, अपनी इमोशन फीलिंग के साथ साथ मैं संगीत से जुड़े, यानी आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए लोगों की बात करते हैं कि भगवान किसी को ऐसा दे देता है कि जिसके पास उतनी प्रतिभा नहीं है और वो टॉप पर बैठा है, जिसके पास बहुत कुछ है उसको कुछ नहीं मिल पा रहा। इसका एक कारण मैं ये समझता हूँ, इसको प्रारब्ध कहते हैं। जैसे मैं बताया कि एक दौर में मैं वायलिन का बहुत रियाज किया, चिल्ला बोलते हैं 40 दिनों के, हाँ, चिल्ला होता 40 दिन का लगातार कंटिन्यूस 40 दिनों का। मैंने 3 बार चिल्ला किया। अच्छा। एक बार चिल्ला किया केवल तैयारी का, कि हाथ दोनों तैयार हो। एक बार
कल्पनाशीलता बढ़ाने के लिए स्वर विस्तार को और एक बार रिदम के साथ। मेरा छोटा भाई डॉक्टर राजकुमार नाहर, उसके साथ बैठ के रात 10 से सुबह 5 बजे तक ये 3 बार चिल्ला किया। उसके बाद कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, पर देख रहे हैं कि और लोगों का वादन कैसा है, क्योंकि मैंने संगीत पहले चर्चा की, दीक्षा शिक्षा परीक्षा हम लिख रहे हैं, और जब परखते हैं तो वहां दुख होता है। दुख ये होता है, अरे हम इसी चीज को हम इतने विशाल रूप में प्रस्तुत करते हैं और वो इतने छोटे रूप में प्रस्तुत करके और उसको ज्यादा मंच मिल रहा है। पर इन सबों को देखने के बाद मैंने ये कहा कि व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए एक रेखा खिंची हुई है, और एक साध अजीमाबादी शायर हुए हैं, पटना के बहुत बड़े शायर, उनकी एक शायरी शेर मुझे याद है, गजल की लास्ट पंक्ति है, और ये कहा है कि सच कहा है कि जो सच पूछो साध, जो सच पूछो साध, अपने किए से कुछ नहीं होता, ये खुदा की देन है इंसान का मशहूर हो जाना। ठीक है ना? कोई निराश नहीं होना चाहिए। कर्मण्यवाधिका रस्ते, गीता की तरह आप कर्म करते रहिए, है ना। आपको जितना मिलना होगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, बिना कुछ किए अगर पाने की लालसा करते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। कर्मण्यवाधिका, कर्म करते रहिए, जो लिखा है जितना मिलना है वो मिलेगा, कोई काट नहीं सकता है। अगर उसको किसी को मिल रहा तो ये उसका प्रारब्ध है। क्या एक बीच में कुछ दौर आया था कि मैं निराश हुआ, मैं क्या, मेरे जैसे बहुत ऐसे कलाकार हैं, अच्छे अच्छे तबला बजाने वाले, अच्छे पेंटर, अच्छे राइटर, है ना। पर ये हम उस दौर की बात कर रहे हैं, आज से 30-35 साल, जहां पर हम प्रारब्ध और कर्म की बात करते हैं। आजकल तो इतने मल्टीपल प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि आपको अगर 10 तरह से किसी ने हुक लगा के आगे बढ़ा दिया, फिर भी जो अच्छा है सदा जीवन में अच्छा रहेगा, पब्लिक के साथ। जो अच्छा नहीं है, एक बबूल की तरह, बबूला की तरह जो फूलेगा और फूट के खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये व्यक्तिगत है कलाकारों को, दर्शकों को, कि जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। ठीक कह रहे हो। मतलब तो यही हुआ कि जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। चाहने वाले। तो मुस्कुराहट रखनी है हमेशा। पाँव में छाले पड़ रहे हैं, मेहनत करते। अच्छा, आप प्रोग्राम का जो आगाज करा था हमने, और अब इख्तिताम होने जा रहा है, तो जिस तरीके से मैंने आपसे बहुत शुरू में कहा कि हमने क्लासिकल सुना, सेमी क्लासिकल सुना, फोक सुना, बहुत कुछ सुना। इस वक्त चलते चलते बॉलीवुड के बगैर कोई प्रोग्राम आजकल खत्म नहीं होता। पूरी दुनिया में हमारी सॉफ्ट पावर जिसे बोलते हैं, बॉलीवुड कम नहीं होते। इस पे बड़े अच्छे अच्छे गाने आए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कितना खूबसूरत एक ऐसा गाना बजा दिया कि एक प्यार का नगमा है, बाजों की रवानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी। मेरा ख्याल है कि ये एक मेरे को ऐसी याद आया, प्लीज उसको बजा के दिखाइएगा, हमारे नाजरीन को बड़ा मजा आए। और इस गाना को सीखने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। अच्छा। छोटी सी कहानी है कि हमारे पिताजी यूनिवर्सिटी जब चले जाते थे, उस दौर में ये पिक्चर आया और वायलिन इसमें बजा, हमने छुप छुप के बजाते थे। एक दिन पिताजी ने कहा, क्या बजा रहे हो? हमने कहा, इस फिल्म का गाना है। तो पहले तो घूर कर देखा, कहे नहीं, इस गाने के शब्द भी अच्छे हैं और इसको धुन भी बहुत अच्छा दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो पहले डर के बजाते थे, फिर बाद में थोड़ा सा इसको, जीवन का पहला ये गाना है जिसको मैंने अपने वायलिन पर बजाया। मैं चाहता हूँ कि अपने दर्शकों के सामने भी रखें। ठीक।
क्या बात। हम्म, क्या बात है, क्या प्रेम पे ले गए आप। वाह वाह, मेरा गीत अमर कर दो। ये था डेडिकेशन हमारा जगजीत सिंह जी के लिए, ट्रिब्यूट खराज अकीदत जो आपने पेश करी। और बहुत खूबसूरत एक मिला जुला प्रोग्राम आपने, पूरा क्लासिकल से लाइट और हर तरीके की आपने रूप उसमें बिखेर दी। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर संतोष नाहर। आखिर में चलते चलते कुछ ऐसी बात अल्फाज जो आप शेयर करना चाहें बोलते आईने के सारे दर्शकों के साथ, क्योंकि उससे पहले कि हम प्रोग्राम को अब खत्म कर रहे हैं, आपका जरूर कोई मैसेज हो। मैं तो सब पहले जो कार्यक्रम आपने शुरू किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँ कि आईना नहीं बोलता है, आईने में जो जैसी शक्ल लेके जाता है वो उसका अक्स बोलता है। यानी इस बोलते आईने में हमारे बड़े भाई डॉक्टर डेविड साहब ऐसे ऐसे शख्स को ला रहे हैं कि आईना सदा बोलता रहेगा। और दर्शकों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो करंट में आ रहा है उसे सुनिए, जो प्रोग्राम निकल चुका है उसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक नई चीज फिर से उसमें समझ में आएगा। इसलिए बोलता आईना और इसके सभी दर्शकों और आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, और अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू संतोष जी। बोलते आईने, बोलते आईने।